हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी शार्क में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 का हमारे अतीत जो है सोशल स्टडी का, हमारे अतीत इतिहास वाला जो पोर्शन है उसका पढ़ रहे थे। नया लेसन आरंभिक नगर। तो हमने पढ़ लिया था, इसमें पुराने भवनों का कैसे संरक्षण किया है, हड़प्पा की कहानी हमने पढ़ी थी और नगरों की क्या विशेषताएं थी, ये सब हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा ये स्नानागार भी आपने देखा, भवन और नाले और सड़कें यहाँ की कैसी थी, ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और नगरीय जीवन के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। ठीक है, चलिए हमने इसकी मोहरें तक यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम आपको इसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। जो भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको रोज़ रोज़ इसी तरह के वीडियो मिलें। ठीक है, हेलो डियर स्टूडेंट, तो हमने पढ़ लिया था मोहरों तक। ठीक है, आज हम आपको इसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे नगर और नए शिल्प। तो जो भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। नगर और नए शिल्प। ठीक है, आओ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों ने जो भी चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर क्या थे? पत्थर थे, शंख थे, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई चीज़ें थी। ठीक है, तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, तो पुरातत्वविदों को वहाँ क्या क्या चीज़ें मिली हैं, जिनमें मिले पत्थर और शंख मिले, तांबे, कांसे, सोने जैसी धातुओं से बनाई गई चीज़ें थी, और तांबे कांसे के औजार थे, गहने थे, बर्तन आदि मिले थे। ठीक है, सोने और चांदी के भी बर्तन और गहने जो हैं बनाए जाते थे। तो यहाँ सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके और बाट और फलक हैं। तो यहाँ पे सबसे आकर्षक क्या थे? मनके और बाट जो मिले थे। ठीक है, ये देखिए, ये गहने आदि जो मिले हैं खुदाई में, और ये सब मिले हैं। ठीक है, ऊपर पत्थर के बाटों को देखो, ये जो हैं ये पत्थर के जो हैं बाट हैं। इन बाटों को पत्थरों से बनाया जाता था और इनमें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। और बाएं में क्या है? मनके। इनमें से कई कार्नालियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके जो हैं बनाए गए। इनके बीच में छेद किए गए ताकि धागा डाला जा सके। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक हैं। ये जो है पत्थर धारदार फलक दिखाए गए हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें भी बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, ये आपको आगे देखने को मिलेंगे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेहरगढ़ किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था या किसकी खेती होती थी? 7000 साल पहले यहाँ पर जो है कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन के अवशेष, कुछ तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फ्रेंच से बनी तकलियाँ, सूत, कताई आदि के संकेत भी देते हैं। तो यहाँ तकलियाँ भी मिली हैं जिससे कि सूत और कताई के भी संकेत मिलते हैं। तो कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का पत्थर से बनी मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। इससे उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहनाया गया था। जो एक मूर्ति यहाँ पे मिली है ये इसमें दिखाई गई है। देखिए, ये जो मूर्ति वहाँ से मिली है तो इसको जो है ये कढ़ाईदार वस्त्र जो है पहनाया गया है। ठीक है, ये कढ़ाईदार वस्त्र से पहनाया गया है। इसमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते थे जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते थे, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 26 में देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और इसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का काम ही हो सकता है। तो ये जो मूर्ति बनाई गई है तो ये देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से ये मूर्ति बनाई गई है और इसकी दाढ़ी जो है कितनी
बढ़िया तरीके से बनाई गई है। तो ये कोई विशेषज्ञ ही बना सकता है, ठीक है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं क्या सिर्फ पुरुष ही इस काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष होंगे। तो हम ये नहीं जान सकते कि क्या उस समय केवल पुरुष ही ऐसा काम करते थे या महिलाएं भी करती थी ना, या दोनों करते थे। अब देखिए फ्रेयंस। फ्रेयंस क्या है, ठीक है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फ्रेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के प्रायः नीले या हल्के समुद्री रंग होते थे। फ्रेयंस के मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये दिखा रखा है आपको फ्रेयंस, ठीक है। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद से कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिली थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी आदि बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ वे दूर दूर से आयात करके लाते थे। तो कच्चा माल जो है उन पदार्थों को कहते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कच्चा माल किसे कहते हैं, या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं वही होता हो, ठीक है। लकड़ी या धातुओं को अवयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जैसे किसानों के द्वारा उपलब्ध पैदा किया गया कपास को हम कच्चा माल कहते हैं, जिसे बाद में कताई बुनाई करके उससे कपड़ा तैयार किया जाता है, ठीक है। हड़प्पा में लोगों को वही चीज़ें मिलती थी, लेकिन तांबा और सोना, लोहा जो भी बहुमूल्य पत्थर थे वो दूर दूर से वो आयात करके लाते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, ठीक है। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इन चित्रों को देखो। एक खिलौना है और दूसरी मुहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का उपयोग करते थे? आपने सोचा है कि क्या उस समय के लोग यातायात के लिए किस साधन का उपयोग करते होंगे, ठीक है। बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें याद नहीं कि क्या हड़प्पा में भी वही प्रथा थी, ठीक है। तो नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, ठीक है। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चला है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो क्या क्या फसलें वहाँ पे उगाई जाती थी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे गेहूँ, जौ, दाल, मटर, तिल आदि वहाँ पे उगाते थे। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने जो हैं यहाँ पे मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उसमें फसलों की सिंचाई भी की जाती होगी, ठीक है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। और वहाँ पे क्या जानवर पाले जाते थे? गाय, भेड़, भैंस और बकरियां पालते। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह भी होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। जैसे वे बेर जैसे फलों का इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो डियर स्टूडेंट,
हड़प्पा के नगरों के अलावा लोग गाँव में भी रहते थे और जो शासक लोग थे उन लोगों को सामान देने के लिए गाँव के ही किसान जाया करते थे। ठीक है, और पौधों के अवशेष भी मिले हैं और यहाँ पे कुछ फसलें भी उगाई जाती थी, गेहूँ, जौ आदि, दालें। ठीक है, ज़मीन की जुताई के लिए यहाँ हल का प्रयोग भी किया जाता होगा, इस बात के कुछ सबूत मिले हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ हल के आकार के जो है खिलौने मिले हुए हैं। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। ठीक है, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन वहाँ की उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कच्छ के इलाके में जो खदीर बेद के किनारे धौलावीरा नाम का एक नगर बसा है, वहाँ जो है साफ पानी मिलता था और वहाँ की ज़मीन भी बहुत उपजाऊ हुई थी। तो हड़प्पा नगर के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, लेकिन धौलावीरा नगर जो है 3 भागों में बांटा गया था। इसके चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी और बड़े बड़े जो है प्रवेश द्वार यहाँ पर बनाए गए थे। और यहाँ पर एक जो है खुला मैदान भी पाया गया है जिसमें सार्वजनिक जो भी प्रोग्राम होता था वहाँ पर किया जाता था। और बड़े बड़े अक्षरों को यहाँ कुछ अवशेषों में पत्थरों में भी हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अवशेष यहाँ पर पाए गए हैं। आमतौर पर हड़प्पा के अवशेष जो है मोहरों में ही मिले थे। ठीक है, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल, एक नगर लोथल ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तो गुजरात की खंभात की खाड़ी में एक उपनदी के किनारे बसा एक लोथल नगर था जहाँ कीमती पत्थर जैसा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप भी मिले हैं। ठीक है, लोथल का बंदरगाह। लोथल का बंदरगाह यह एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। तो लोथल में एक बड़ा सा तालाब भी मिला है जिसे कि बंदरगाह का शायद इस्तेमाल किया जाता होगा। ठीक है, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पर जो है मिले हुए हैं लोथल में। ठीक है, मुद्रा और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। जैसे कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, उनको मुहर लगाकर एक चिन्हित करके भेजा जाता होगा। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उनमें मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को जो है मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई होती थी तो साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, टूटी नहीं होती थी। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। आजकल भी आपने देखा होगा कई जगह मोहरें लगाई जाती हैं, तो क्यों किया जाता है उसका प्रयोग। ठीक है, सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को जो है छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़क पर कचरे के ढेर लगने लगे। जल निकास प्रणाली जो है नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लग गए। यह सब क्यों हुआ, इसका कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण
ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती होगी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। ठीक है, इन सब कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता सभी नगरों का अंत जो है कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इससे लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अगले अध्यायों में पढ़ोगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये लेसन आपका यहीं पे समाप्त होता है, जो कि आरंभिक नगर नाम से था। तो इसमें आपने बहुत कुछ पढ़ लिया। अब हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के नए नए वीडियो मिलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।